नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल पर जिसका नाम है टारगेट नर्सिंग ऑफिसर्स। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई होप कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। अगर आप किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ वो टॉपिक का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जिससे कि हम उसके ऊपर वीडियो बनाकर आपके लिए लेकर आएंगे। ये वीडियो में हम ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर के जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर है, मोस्ट रिपीटेड जो क्वेश्चन पेपर के टॉपिक्स है, उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल पे जो प्रीवियसली अपलोडेड 4 पार्ट्स है उसको अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो प्लीज़ आप चैनल पर जाके वो भी वीडियो ज़रूर देख लेना, जिससे कि आपकी हेल्प हो पाए। यहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हम सीधे वीडियो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज द पीएच ऑफ द ब्लड। जो नॉर्मल पीएच ब्लड का क्या होता है? ऑप्शन ए 6.4, ऑप्शन बी 7.4, ऑप्शन सी 7.8, ऑप्शन डी 6.8। इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए, अगर पीएच ज़्यादा हो तो क्या कौन सी कंडीशन होती है और पीएच कम हो तो कौन सी कंडीशन होती है। अगर पीएच 7.3 के नीचे आए तो उसको एसिडोसिस कहा जाता है, और 7.4 के ऊपर चला जाए तो उसको अल्कोलासिस कहते हैं। नॉर्मली पीएच क्या होता है? पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पीएच इज़ अ पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब जो ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी होती है ह्यूमन के हीमोग्लोबिन को, वो 7.4 लेवल पे ऑप्टिमम, मतलब उस पर जो बाइंडिंग कैपेसिटी होती है वो एट द 7.4 वो अच्छे से हो पाता है। जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन को बाइंड अच्छे से हो पाता है ब्लड में। नॉर्मल जो ब्लड की पीएच लेवल होती है वो मेंटेन करनी चाहिए, वो होती है 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पेसमेकर ऑफ हार्ट इज। पेसमेकर ऑफ द हार्ट इज, ये जो सवाल है वो एम्स नर्सिंग 2018 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया हुआ सवाल है। ऑप्शन ए जो है वो एवी नोड, ऑप्शन बी एसए नोड, ऑप्शन सी सबक्लेवियन आर्टरी, ऑप्शन डी पल्मोनरी आर्टरी। सबसे पहले पेसमेकर क्या होता है? ये एक बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस होता है जो कि स्किन के नीचे बिठाया जाता है, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस सेंड करता है हार्ट को नॉर्मल रेट पे बीट करने के लिए। जो बिठाया जाता है उसको पेसमेकर कहा जाता है। बट नेचुरल जो पेसमेकर होता है हार्ट का, वो कौन सा होता है? यहाँ इसमें जो ऑप्शंस दिए गए इसमें ऐसा कौन सा होता है? एवी नोड मतलब आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। यहाँ पे ये डायग्राम देखने के बाद आप समझ पाओगे। जो एवी नोड होता है वो आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड होता है, जो कि दोनों एट्रियम के बीच में यहाँ पर सेंटर में सिचुएटेड होता है। एसए नोड जो साइनस नोड होता है, जहाँ से इम्पल्सिस जनरेशन स्टार्ट होती है, उसको एसए नोड कहा जाता है। एंड सबक्लेवियन आर्टरी एंड पल्मोनरी आर्टरी, जो ये तो गलत जवाब होंगे, इसमें इसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि साइनस नोड से जो इम्पल्सेस, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होते हैं जो स्प्रेड होते हैं पूरे राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम में, और वहाँ से जो इम्पल्सेस हो वो आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड की तरफ जाते हैं। वहाँ से वो पुरकुंचा फाइबर्स या बंडल ऑफ हिस की हेल्प से वो दोनों वेंट्रिकुलर्स में इक्वली स्प्रेड होते हैं। इसका जो सही जवाब बनेगा वो होगा एसए नोड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नॉर्मल कार्डियक आउटपुट इज। ये सवाल है वो एम्स नर्सिंग ऑफिसर्स नागपुर 2018 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया सवाल है। इसका जो ऑप्शन ए है 1 to 2 लीटर्स पर मिनट, ऑप्शन बी 3 to 4 लीटर पर मिनट, ऑप्शन सी 5 to 6 लीटर पर मिनट, ऑप्शन डी 7 to 8 लीटर पर मिनट। कार्डियक आउटपुट का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? ये तो पहले हमें पता होना चाहिए। कार्डियक आउटपुट निकालते कैसे है, पहले हम फॉर्मूला समझ लेते हैं। ये है कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला। ऐसे स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम मीन्स क्या होता है? जो एवरेज वॉल्यूम होता है ब्लड का, जो एक बीट पर हार्ट से ब्लड बाहर निकलता है, उसको स्ट्रोक वॉल्यूम कहा जाता है। अगर अगर आपके पास पेन है तो पेन लेके आप ये कैलकुलेशन कर लेना। अगर आपका जो एवरेज हार्ट रेट है वो 70 कंसिडर कर लो, और आपका जो स्ट्रोक वॉल्यूम जो फिक्स होता है 70 to 80 ml पर बीट, 70 into 70 आप अगर करोगे तो उसका जो जवाब आएगा ये लगभग आपका 675
टू 6 लीटर के बीच में आएगा। सपोज हार्ट रेट पर्सन टू पर्सन वैरी हो सकता है, किसी का हार्ट रेट 84 हो सकता है, 88 हो सकता है, या किसी का हार्ट रेट 72 हो सकता है, 75 हो सकता है। सो यहाँ पर जो भी स्ट्रोक वॉल्यूम है इनटू आपका जो हार्ट रेट है, अगर वो करोगे आप, तो इसको इधर आपका जो आंसर है वो आपको मिल जाएगा। सो कार्डियक आउटपुट निकालने के लिए ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, कार्डियक आउटपुट रेट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। सो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 5 to 6 लीटर्स पर मिनट। So next question is, which among of the following is modifiable risk factors? So option A age, option B smoking, option C genetics, option D previous history of illness. सो यूजुअली दो तरह के रिस्क फैक्टर्स होते हैं, एक होते हैं मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स एंड दूसरे होते हैं नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। सो पहले हम नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स को ध्यान में लेते हैं, जैसे कि जो आपकी एज होती है जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जेंडर आपका आप कंट्रोल कर नहीं सकते, जो चीज़ें आप खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते उसको नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स कहा जाता है, जैसे कि एज, जेंडर, जेनेटिक फैक्टर्स, देन आपकी जो मतलब आपकी जो ब्रीड है या रेसिस है, इथनिसिटी है, वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो उसको नॉन मॉडिफाइबल कैटेगरी में डाल देते हैं। बट मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स जो आप खुद से मॉडिफाई कर सकते हो, जैसे कि आपकी लाइफस्टाइल हो गई, या स्मोकिंग, लाइफस्टाइल में स्मोकिंग, देन आप फिजिकल एक्टिविटी, ओबेसिटी, देन ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल आप मेंटेन कर सकते हो, देन आपका हाई बीपी कंट्रोल आप कंट्रोल कर सकते हो, देन आपकी जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो मेंटेन कर सकते हो, फिजिकल एक्टिविटी आप डेली एक्सरसाइज करके वो मेंटेन कर सकते हो। सो ये दो तरह की मॉडिफाइबल एंड नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है। यहाँ पे क्या पूछा गया है, विच अमंग द फॉलोइंग इज मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स, इसमें ऐसा कौन सा ऐसा फैक्टर्स है जो आप मॉडिफाई कर सकते हो। एज आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, स्मोकिंग आप कर सकते हो, जेनेटिक्स आपके हाथ में नहीं होती, या प्रीवियस इलनेस ऑफ हिस्ट्री जो हो गया है उसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। सो यहाँ पे जो है वो है स्मोकिंग, इसका जो सही जवाब होगा वो स्मोकिंग होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं, बट कुछ ऐसे लोग हैं जो जैसे कि 95.6% लोग ऐसे हैं जो कि चैनल पे आ रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल या वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। ये सब्सक्राइब का बटन आपके लिए तो फ्री है, बट हमारे लिए ये एक मोटिवेशन की तरह काम करता है, और हमें इससे मोटिवेशन मिलता है कि नए नए वीडियोस बनाए, नए नए टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करवाए। सो मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नर्स अबाउट इंसर्ट राइल्स ट्यूब। जो राइल्स ट्यूब होती है वो पेशेंट के लिए नर्स इंसर्ट कर रही है। बिफोर दिस शी मस्ट बी अवेयर द डिस्टेंस बिटवीन माउथ टू गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डिस्टेंस। सो जो नर्स है वो राइस ट्यूब इंसर्ट करिए पेशेंट के लिए, और उसको राइस ट्यूब इंसर्शन से पहले उसको माउथ से गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन जो है उसके बीच में का डिस्टेंस है जो वो उसे पता होना चाहिए। सो इसमें से कौन सा सही ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 60 सेंटीमीटर्स। सो ये जो जवाब है वो जानने से पहले जो एक कैलकुलेशन होता है या एक टेक्निक होती है कि पर्सन का कितनी सेंटीमीटर्स की लेंथ होगी उसकी माउथ से गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन तक, वो यहाँ पर हम समझ लेते हैं। ये डायग्राम की हेल्प से हम समझ लेते हैं। जब भी कोई पेशेंट को हम राइल्स ट्यूब इंसर्ट कर रहे हो तो उसकी नोज़ की जो टिप होती है वहाँ से जो ईयर्स का जो लोअर लोब होता है वहाँ तक, और वहाँ से जिपिस्टर्नम तक, अगर आप पूरी तरह से डिस्टेंस काउंट कर लो ट्यूब के हेल्प से, तो आपको माउथ से गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन तक का पूरा डिस्टेंस आपको मिल जाएगा। सो ये टेक्निक जो है वो हेल्पफुल होती है, जैसे कि नोज़ के टिप से ईयर के लोअर लोब से स्टर्नम तक, अगर आप ट्यूब को पेशेंट के ऊपर लगाकर देखो तो आपको उसका डिस्टेंस मिल जाएगा। सो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 40 सेंटीमीटर्स, जो कि नॉर्मल माउथ टू गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन तक का डिस्टेंस होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाइपोक्सीमिया इज लैक ऑफ।
हाइपोक्सीमिया कौन सी कंडीशन में कहा जाता है? ऑप्शन ए लैक ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड, देन ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ म्यूकोजा, नन ऑफ द अबव। सो इसका जो सही जवाब क्या हो सकता है? सो यहाँ पे जो सवाल दिए गए उसके बारे में पहले डिस्कस करते हैं। लैक ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यूज़, उसको ये जो कंडीशन है इसको हाइपोक्सिया कहा जाता है, मतलब लोअरिंग द ऑक्सीजन कंटेंट इन द टिश्यूज़ जो होती है, वो जो मेटाबॉलिज्म के लिए नीडेड होती है सेल्स में, वो जो अगर ऑप्टिमम लेवल ऑफ ऑक्सीजन उनको नहीं मिल पाता तो उस उधर हाइपोक्सिया क्रिएट होता है। तो इसका जवाब है वो ये तो गलत हो जाएगा। द लैक ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड, सो लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड को हाइपोक्सीमिया कहा जाता है। सो जब भी हाई एल्टीट्यूड्स पे अगर आप जा रहे हो तो वो टाइम पे आपको हाइपोक्सीमिया क्रिएट हो सकता है, जैसे कि अगर ऑब्स्ट्रक्टेड एयरवेज हो या पेशेंट को ब्रीथ नहीं कर पा रहा हो, पेशेंट ऑप्टिमम लेवल ऑफ ऑक्सीजन वो इनटेक नहीं कर पाओ, तो वो टाइम पे उस पेशेंट को हाइपोक्सीमिया होने की चांसेस होते हैं। दैन ब्लू डिस्कलरेशन ऑफ म्यूकोजा, जो ब्लू डिस्कलरेशन होता है उसको साइनोसिस कहा जाता है, जो मोस्टली पेशेंट में लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यूज़ जब होता है या लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड होता है, वो फर्दर कंडीशन में ब्लू डिस्कलरेशन क्रिएट होता है वहाँ पे। सो उसको ये भी गलत जवाब है, नन ऑफ द अबव ये भी गलत जवाब। इसका जो सही जवाब होगा लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लाइव वैक्सीन? सो DPT, ऑप्शन बी हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन सी TT, ऑप्शन डी BCG। सो ये जो सवाल है वो पहले ही हमने पार्ट 2 में डिस्कस किया हुआ है कि कौन से लाइव वैक्सीन होते हैं, कौन से किल्ड वैक्सीन होते हैं, लाइव वैक्सीन किस तरह से काम करते हैं, किल्ड वैक्सीन किस तरह से काम करते हैं। सो ज़्यादा डिस्कस न करते हो, हम सीधे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइव वैक्सीन? सो यहाँ पे मैंने आपको चार्ट दिया हुआ है, ये जो है ये साइड पे जो है वो किल्ड वैक्सीन है और ये साइड पे जो है लाइव वैक्सीन है। ये चार्ट आप अच्छे से देख लेना। सो यहाँ पर पूछा गया लाइव वैक्सीन कौन सा है, तो लाइव वैक्सीन इसमें से कौन सा होगा? सो जो लाइव वैक्सीन यहाँ पर दिया गया हुआ है वो है कौन सा है? ये चार्ट देखकर आप मुझे बता दीजिए इसमें ऐसा कौन सा होगा। इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन डी होगा, BCG। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज नर्स इज प्रिपेयरिंग टू इंसर्ट अ NG ट्यूब, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इनटू अ क्लाइंट। नर्स शुड प्लेस द क्लाइंट इन विच पोजीशन फॉर द इंसर्शन? सो NG नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्शन के लिए पेशेंट को कौन सी पोजीशन देना ज़रूरी होता है? ऑप्शन ए राइट साइड, ऑप्शन बी लोअर फाउलर्स, ऑप्शन सी हाई फाउलर्स, ऑप्शन डी सुपाइन विथ फ्लैट हेड। सो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी लोअर फाउलर्स पोजीशन देना पेशेंट को बहुत ज़रूरी होता है। सो यहाँ पर सवाल है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर लास्ट फॉर डैश डैश आवर्स इन मल्टी ग्रेविडा। जो मल्टी ग्रेविडा मदर होती है जिसमें जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर कंसिडर किया जाता है वो कितने आवर के लिए चलती है? सो पहले हमें स्टेजेस ऑफ लेबर पता होना चाहिए, जिसमें कि फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर ट्रू कॉन्ट्रैक्शंस या ट्रू लेबर पेन स्टार्ट से फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। देन सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर डायलेशन ऑफ full cervix till the expulsion of the delivery of the baby, second stage. then third stage में placenta एक्सपल्शन तक थर्ड स्टेज, एंड आफ्टर दैट फोर्थ स्टेज स्टार्ट हो जाता है। सो जो फर्स्ट स्टेज होता है उसमें कितना टाइम लगता है? सो ऑप्शन ए 2 आवर्स, ऑप्शन बी 11 आवर्स, ऑप्शन सी 8 आवर्स, ऑप्शन डी 6 आवर्स। सो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए नहीं होगा, 2 आवर्स नहीं लगते। ऑप्शन बी जो होता है 11 आवर्स वो प्राइमरी मदर में लगते हैं, प्राइमरी ग्रेविडा मदर में लगते हैं। ऑप्शन 8 आवर्स नहीं लगते। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 6 आवर्स जो मल्टी ग्रेविडा मदर में फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में लगते हैं। सो ये जो क्वेश्चन सीरीज़ थी वो आपको कैसे लगी वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये सीरीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना, जिससे कि उनकी भी प्रिपरेशन में हेल्प हो पाए। और तभी तक के लिए थैंक यू।